लेकिन कई बार कुछ जगह पे ऑर्डिनरीली तो ओनर के पास में ही राइट होता है उन गुड्स को प्लेज करने का, लेकिन कई बार कुछ जगह पे नॉन ओनर्स के पास में भी वैलिड राइट होता है उस चीज को प्लेज कर देने का जिसके वो सही तरीके से ओनर नहीं है, उनको भी राइट मिल जाता है। ठीक है, तो क्या राइट मिल जाता है, कौन कौन ऐसे लोग हैं या क्या क्या ऐसी सिचुएशंस है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है यार? अपन ने पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी मर्केंटाइल एजेंट को पढ़ा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी मर्केंटाइल एजेंट पढ़ा हुआ है। यस जी। सर इन दी कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस उनके पास अथॉरिटी होती है टू फील सुनाई ईदर नहीं दे रहा है, जोर से सेल, बोल। उनके पास अथॉरिटी होती है टू ईदर सेल और कंसाइन दी गुड्स और बाय और रेज फंड्स ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। या तो गुड्स, बिल्कुल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसी के बिहाफ पे माल बाय करने का या सेल करने का या उसको प्लेज करने का बिल्कुल उसके पास में राइट होता है। ठीक है, इन दी, ये अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा हुआ है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सर ऐसा ही एक मर्केंटाइल एजेंट आपने अपॉइंट किया है अपने काम के लिए, तो सर उस वो ही इज नॉट द ओनर बट ही हैज गॉट द राइट टू प्लेज द गुड्स। ठीक है, आइए डिटेल्स देखते हैं। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। या तो गुड्स के पोजेशन में है मर्केंटाइल एजेंट, या फिर गुड्स के जो पेपर्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, उनके पोजेशन में है। ठीक है, आइदर गुड्स के पोजेशन में है या फिर गुड्स की बजाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है उसके पोजेशन में, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर ने इसी को एजेंट जैसे अपॉइंट किया है, विद हिज कंसेंट, दोनों में से कोई भी एक चीज है। ही कैन प्लेज देम while acting in the ordinary course of business as a mercantile agent। इसके पास में अधिकार होता है कि वो उसे प्लेज कर सकता है। कौन है मर्केंटाइल एजेंट? से जिसके पास में या तो गुड्स का पोजेशन या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का पोजेशन होता है, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर होता है। ठीक है, ही कैन प्लेस देम व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ मर्केंटाइल एजेंट। इसको पूरा अधिकार होता है। नॉ बीइंग अ नॉन ओनर, इसके द्वारा किया गया प्लेज बिल्कुल वैलिड प्लेज होता है उन गुड्स का। सच प्लेज शैल बी वैलिड एज इट वर मेड विद द अथॉरिटी ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। सर कैसे? मर्केंटाइल एजेंट को प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है अपने काम के लिए, तो इसको सारी अथॉरिटी दी है, तो वैसे ही इसका इफेक्ट, मर्केंटाइल एजेंट ने उन गुड्स को प्लेज कर दिया है तो इसका वैसे ही इफेक्ट होगा जैसे कि खुद प्रिंसिपल ने किया है, वैसा ही इफेक्ट होगा। तो सर ये बिल्कुल वैलिड है। प्रोवाइडेड द पावनी एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैड नो नोटिस दैट द पावनर हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। देखो, कई बार क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट को राइट नहीं भी होता है, कई बार मर्केंटाइल एजेंट को राइट नहीं भी होता है उन गुड्स को प्लेज करने का, लेकिन ये जो मिस्टर मिस्टर ए हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं, इनको तो बस इतना ही ध्यान है कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, और प्रिंसिपल उसको ये ध्यान नहीं है कि प्रिंसिपल ने, मान लो एक एग्जांपल उठा के देखते हैं जहां पर प्रिंसिपल ने मर्केंटाइल एजेंट को गुड्स दे दिए और बोला जाओ मार्केट में बस इनकी प्राइस पता करके आ जाओ। ठीक है, मैं तुमको एजेंट अपॉइंट करता हूँ, मार्केट में इसकी जस्ट प्राइस पता करके आ जाओ। लेकिन ये भाई साहब क्या है, मर्केंटाइल एजेंट तो बन गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्राइस पता करने की बजाय उसको 50,000 रुपए में बेच ही दिया। अब इस मिस्टर ए को तो ये ध्यान है कि ये मर्केंटाइल एजेंट है, उन मर्केंटाइल एजेंट की पावर्स पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, वो मिस्टर ए को ध्यान नहीं है। इन्होंने तो गुड फेथ में उस माल को अपने पास में गिरवी रख के और पैसे 50,000 रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब यदि इस मर्केंटाइल एजेंट जैसे कोई अपॉइंट हुआ है और उसने अदरवाइज भी जाके उन गुड्स को प्लेज कर दिया है, और मिस्टर ए जो हैं उन्होंने गुड फेथ में उन गुड्स को अपने पास में प्लेज करके और पैसा दे दिया है, तो भी वो वैलिड प्लेज रहेगा। ये बात ध्यान रखना। ये दोनों ही केसेस मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाते वक्त पढ़ाए थे कि सर ऐसे भी सही से हुआ है तो भी वो वैलिड प्लेज रहेगा या वैलिड सेल रहेगी, और यदि वो अदरवाइज है जहां पर प्लेज प्रिंसिपल ने केवल इसको बेचने का नहीं प्राइस पता करने का एग्जाम्पल दिया,
तो भी इसने यदि गुड्स को बेच दिया या प्लेज करके आ गया और सामने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया, तो भी वो वैलिड सेल होता था। सेल बाय नॉन ओनर्स पढ़ा था अपन ने वहां पर, सेल बाय नॉन ओनर्स, ठीक है। वहां पर ये दोनों पॉइंट पढ़ाए थे। वही चीज यहाँ पर प्लेज में हमने एज इट इज चिपका दी है, बस उस सेल को हमने प्लेज बना दिया है। रिया बोल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट से कुछ नहीं कर सकता फिर? वो प्रिंसिपल अपना जो भी नुकसान हुआ है ना, वो मर्केंटाइल एजेंट से ले लेगा। प्रिंसिपल को जो भी नुकसान हुआ है वो मर्केंटाइल एजेंट से वसूल कर लेगा। पर ये इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, यदि मर्केंटाइल एजेंट ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जो माइनर है, तो आप नहीं वसूल पाओगे, अदरवाइज आप वसूल पाओगे। याद आया ये पॉइंट सबको? माइनर को हम मर्केंटाइल, हम एजेंट जैसे अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम कर लिया है, उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम कर लिया, तो हम उससे हमारा नुकसान नहीं वसूल सकते। इसलिए माइनर को बहुत सोच समझ के हमको अपना एजेंट अपॉइंट करना चाहिए। अभी आगे आएगा चैप्टर 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का ही है, वहां हम ये सब डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, वहां पर एजेंसी को बहुत डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट, पहला पॉइंट प्लेज बाय नॉन ओनर, ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट के दोनों एंगल वही हैं, उसी को प्लेज में चिपका देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऊपर वाला तो क्या था, 178 था सेक्शन, ये है प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये है 178 ए है, ध्यान रखना 178 ए का क्या मतलब होता है कि सर इसको सेक्शन को बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अमेंड करके डाला गया है, इस जगह पे दो सेक्शंस डाल दे तो 178 ए और 178 बी हो जाता, ठीक है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ये सेक्शन पहले नहीं था, ये बाद में घुसेड़ा गया है, यहाँ पर घुसाया गया है, ठीक है। pledged by a person in possession under a voidable contract। वंशा। When Pavnar has obtained possession of goods pledged by him under voidable contract under Section 19 or 19A, contracts where consent has been obtained by fraud, coercion, misrepresentation, undue influence, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title. अब एक बार क्या हुआ, रिया और झील में एक कोई लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई कि रिया ने झील की कनपट्टी पे बंदूक रख के और इसका कुछ सामान ले लिया, ठीक है। रिया ने झील की कनपट्टी पे बंदूक रख के इससे कॉन्ट्रैक्ट बना के इसका कुछ सामान ले लिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है सर? कोवर्जन के थ्रू बना है। कोवर्जन के थ्रू बना है क्योंकि इसमें फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट नहीं है तो सर क्यों? क्योंकि कोवर्जन के थ्रू बना है। कोवर्जन के थ्रू बना है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो झील के पास में एनी टाइम ऑप्शन है कि है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को जाके कोर्ट में रिसिंड कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जाके कोर्ट में खत्म करवा सकती है। लेकिन जब तक ये कोर्ट में जाएगी, जब तक ये कोर्ट में जाएगी, कोर्ट इसको सुनेगा, उसमें 2-4 दिन तो लग सकते हैं ना। वकील को हायर करेगी, वकील पेपर्स तैयार करेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, कोर्ट में डेट आएगी, फिर इसको सुना जाएगा। 4 दिन में तो रिया ने उस प्रॉपर्टी को मिस्टर एक्स के पास में सेल या प्लेज कर दिया। मिस्टर एक्स ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को या तो अपने से परचेज कर लिया या फिर प्लेज करवा दिया, इनको नहीं ध्यान था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ कि सर वॉइडेबल हुआ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक रिसेंड नहीं किया गया है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइडेबल था जिससे रिया को ये सामान मिला, सर उसको अभी तक रिसेंड नहीं किया गया है, ठीक है। रिसेंड कर भी दे तो फ्यूचर में हो जाएगा, अभी तक नहीं किया गया है। जिस समय ये प्लेज किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है उस समय, और मिस्टर एक्स ने यदि उस चीज को गुड फेथ में खरीदा है या प्लेज किया है अपने पास में, तो ये जो रिया और मिस्टर एक्स के बीच में ये प्लेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये बात हमने वहां पर भी सेल के रूप में पढ़ी थी है, जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो सर इसने आगे अभी तक इसने रिसेंड किया ही नहीं है, इतने में आगे बेच दिया, तो फिर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अब
कुछ नहीं किया जा सकता, ये अब वैलिड रहेगा प्रोवाइडेड मिस्टर एक्स ने गुड फेथ में खरीदा हो। यदि मिस्टर एक्स ने रिया के साथ में सांठगांठ करके खरीदा हो, रिया बोली देख उसने अभी तक रिसेंड नहीं किया है, तू मेरा दोस्त है तू खरीद ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कभी मेरे से रिसेंड भी नहीं करा पाएगी। सर ये गुड फेथ में नहीं हो रहा है, ये रिसेंड किया जा सकता है, ये खत्म किया जा सकता है, ठीक है। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब किसी चीज का पोजेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आया है तो सर उसको रिसेंड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 19 और 19A। what is being covered under section 19 and what is being covered under section 19A? 19A बाद में घुसाया गया है, ध्यान रखना। ये मैंने तुमको वहां पर फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में ये दोनों सेक्शन पढ़ाए हैं। सेक्शन 13 इज कंसेंट, section 14 is free consent, 15 16 17 18 coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. What is 19 and what is 20, what is 19 and what is 19A? इनमें क्या आता है बताइए, इनमें क्या आता है? कनक, ईशा शेट्टी, ईशा बांगड़, बताओ क्या आता है इनमें? कि सर 19 में तो आता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड। हाँ ईशा शेट्टी बोल। 19A में result of coercion, fraud and misrepresentation. वापस बोल 19। Result of fraud, misrepresentation and coercion. So 19 is covering contract which are made through coercion, fraud and misrepresentation. ये वाला और ये वाला। That contracts which are made through either coercion, fraud or misrepresentation are voidable at the option of the party whose free consent was not taken. जबकि 19A अभी बताया, A जिसके आगे आ जाए वो बाद में घुसाया हुआ है। तो पहले क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी यही कवर हो जाता था, इसको हटाया गया है यहाँ से। अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट यहाँ डाला गया है कि 19A बाद में अमेंड करके यहाँ डाला गया है, contracts which are made through undue influence are either voidable at the option of the party whose consent was not freely taken or can be enforced in a modified form by the court, or can be enforced in a modified form by the court। याद करो कैसे कि एक शराबी था, शराबी को या वो स्मैक लेने वाला आदमी था, उसको यंगस्टर को पता था, मनी लेंडर को पता था कि इसको कहीं से लोन नहीं मिलता है, तो इसने इसको लोन तो दिया लेकिन वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। 1 साल बाद में इसने बोला कि यार अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके मेरे को लोन दिया गया है, ठीक है, कोर्ट ने मानी ये बात अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो एक तो होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर एक्स, बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं जहां कोर्ट उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा देता है। यानी कि बोला 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, अब तुम 1 साल निकलने के बाद में इसको एनफोर्स कराने के लिए आए हो, तो कुछ नहीं, तुम कम से कम 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दो। यानी कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बिल्कुल ही खत्म नहीं किया, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा दिया। ये बाद में आया, तो इसको 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस इज बीइंग कैटर्ड बाय 19A and coercion, fraud and misrepresentation are being catered by section 19। याद आया बेटा, समझ लो तुमको किस लेवल की तैयारी करनी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ सर दिन में 1 या 2 क्लास से ज्यादा, और वो भी रिवीजन के लिए नहीं ले सकते हैं। तुमको खुद को अब भागना चालू कर देना चाहिए। आज 1 अप्रैल, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है और एग्जाम्स में बहुत कम दिन रहे हैं, अप्रैल और मई 60 दिन रहे हैं, ये बात समझ लेना। जून में तो तुमको अब रिवीजन और टेस्ट और इससे ही पार नहीं पड़ोगे, ठीक है, जून का महीना मत पकड़ना। तो इट्स बेटर खुद से पुराना उठा के तैयार करना चालू कर दो, खुद से पुराना उठा के। तुम क्या करोगे मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो मैं अभी
आई एम हैंडलिंग योर कंपनीज एक्ट का अपन क्वेश्चन बैंक करना चालू कर दिए, वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं उठाने वाला हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के बाद में मैं उठाने वाला हूँ आपका एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट के बाद में आई विल पिकअप आइदर दी सोगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मेरी इच्छा उसके बाद में सोगा उठाने की इसलिए क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, ये लेंदी हो गया ना तो अपन इसमें फंसे हुए रह जाएंगे। मैं चाह रहा था ये कराने के बाद में ये और ये रिवाइज कराऊं। तो तुम्हारे पे क्या बनता है, तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खुद से उठा के पढ़ना चालू कर दो, ताकि बाय द टाइम अपन वहां तक पहुंचे अपन एकदम गोली की स्पीड से इसको पढ़ना चालू करें। या फिर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी करना रहेगा, उसमें मेरे लायक कराने लायक कुछ ज्यादा रहा नहीं है। वो जो मैंने रिकॉर्डिंग्स आपके साथ में बनाई उसमें घोटने का ज्यादा है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में घोटने का ज्यादा है, ठीक है। और एक बचता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, वो तो टाइम के साथ में 2 क्लासेस हैं, उनमें रिवीजन में नहीं, ये तो अभी अपने को करना बाकी है। तो तुम्हारे लिए क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को साइड में उठा के पढ़ना चालू कर दो। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल वाले तो मैं कर ही रहा हूँ, तो साइड में इंडियन का रिवीजन मैं कराता रहूंगा, ठीक है। ये तो घोटने का ही है। तुम्हारा काम यहाँ से आज से चालू हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर क्लासेस। इसको भी रोज छोटा छोटा क्या है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया 15-20 मिनट, तो उससे तुम्हारा आधा घंटा, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। और विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अभी से नहीं किया तकलीफ आएगी। चलिए, सो व्हेन अपन ने अभी तक 2 इंस्टेंसेस पढ़ लिए प्लेज बाय नॉन ओनर्स के। पहला इंस्टेंस था प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा इंस्टेंस था प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि रिया ने झील से कोई चीज कोवर्जन के थ्रू ली है, ये इसने आगे मिस्टर एक्स के साथ में प्लेज कर दी, इन्होंने गुड फेथ में ली है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ये वॉइडेबल था पर रिसेंड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। सो when a Pavner has obtained the possession of the goods pledged by him under a voidable contract, रिया को voidably मिला है under section 19 और 19A, ठीक है, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the Pavni acquires a good title to the goods provided he acts in good faith। उसने भी good faith में काम किया है, and without notice of Pavner's defect of title। मिस्टर एक्स ने भी good faith में काम किया है विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ रिया, ठीक है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पे। तीसरा इंस्टेंस जहां पर नॉन ओनर द्वारा प्लेज की गई है, प्लेज वेयर पावनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। प्लेज वेयर अ पावनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। पढ़ भाई मंशा इसको। Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, that is, Pavner is not the absolute owner of the goods, the pledge is valid to the extent of that interest. Example, A pledges his jewelry worth rupees 1 lakh with B for an advance of rupees 70,000. B pledges the same for rupees 90,000 with C. Now this pledge is valid up to 70,000 plus interest due thereon. वापस पढ़ते हैं। A pledges his jewelry worth 1 lakh with B for advance of rupees 70,000. B pledges the same for rupees 90,000 with C. Now this pledge is valid up to 70,000 plus interest due thereon. देखो, जब एक pledge where Pavner has only limited interest, Pavner का उसमें एक तरीके का limited interest होता है, वहां पर भी वो valid होता है, लेकिन only up to the tune of interest of that person। कैसे? मिस्टर ए ने, एग्जाम्पल को देखो एक बार पढ़ते हैं। Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, that is, Pavner is not the absolute owner of the goods, the pledge is valid to the extent of that interest only। मिस्टर ए ने अपने कुछ गुड्स जिनकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए थी, उनको 70,000 रुपीज तक के लिए बी के पास में प्लेज कर दिया, ठीक है। बी ने वही गुड्स मिस्टर सी के पास में प्लेज कर दिए अप टू द ट्यून ऑफ फॉर अ लोन अमाउंट फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज 90,000, ठीक है। तो सर ये जो सेकेंड वाला प्लेज है ना, ये ओनली 70,000 रुपीज प्लस उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू है उतने रुपए तक के लिए ही वैलिड होगा। कैसे? देख लो,
A pledges his jewelry worth 1 lakh with B for advance of 70,000. B pledges the same for rupees 90,000 with C. Now this pledge is valid up to 70,000 plus interest due thereon. ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है उतने के लिए ही किया जा सकता है. नेक्स्ट, pledge by a co-owner in possession. Pledge by a co-owner in possession. Vansha. Where goods are owned by many persons and with the consent of other owners, the goods are left in the possession of one of the co-owners. Such a co-owner may make a valid pledge of the goods in his possession. देखो, एक गुड्स था जिसका मिस्टर ए, बी और सी जॉइंट ओनर्स थे या को ओनर्स थे. मिस्टर ए, बी, सी जॉइंट ओनर्स थे या फिर को ओनर्स थे. वो गुड्स सबकी सहमति से मिस्टर बी के पास में पड़ा हुआ था. एक ट्रक था, तीनों ने मिलकर खरीदा था, सबकी सहमति से मिस्टर बी के पास में वो पड़ा हुआ था. तो क्या मिस्टर बी इसे वैलिडली मिस्टर एक्स के पास में प्लेज कर सकते हैं? सर, जॉइंट ओनर्स हैं, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, सबकी सहमति से पड़ा हुआ था. तो सर ये यदि वन ऑफ द को ओनर्स ने इसको यहाँ पर प्लेज किया है तो वो वैलिड, ये वैलिड प्लेज कहलाएगा. 100% ओनरशिप इसके पास में नहीं है, क्योंकि इसकी तो ओनली अप टू द ट्यून ऑफ 33% ओनरशिप है. बट ये सिचुएशन ऐसी है जिसको माना गया है कि इसमें भी यदि ये प्लेज करता है तो ये वैलिड होगा. बस जरूरत किस बात की है? वेयर द गुड्स आर ओन्ड बाय मेनी पर्संस, यानी कि जॉइंट ओनरशिप में, एंड विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स द गुड्स आर लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ वन ऑफ द को-ओनर्स, यानी कि सबने कंसेंट करके एक के पास में वो गुड्स छोड़ा हुआ है. सच अ को-ओनर में मेक अ वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स इन हिज पोजीशन. जो उसके गुड्स में उनको वैलिड तरीके से प्लेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ आया नहीं है, बट सामने वाला जो है ना, इसको भी, इसने भी गुड फेथ में उनको प्लेज किया है. चलिए नेक्स्ट, प्लेज बाय द सेलर और बायर इन पोजेशन. प्लेज बाय द सेलर और बायर इन पोजेशन. पढ़ गई इसको. A seller in whose possession the goods have been left after sale, or a buyer who, with the consent of the seller, obtains possession of the goods before sale, can make a valid pledge provided the pawnee acts in good faith and he has no knowledge of the defect in the title of the pawner. देखो, एक ऐसा सेलर है जिसने अपना गुड्स मिस्टर एक्स को, बायर को सेल कर दिया है. गुड्स सेल कर दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है. गुड्स सेल कर दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, लेकिन बायर ने कहा माल मैं आपसे 2 दिन बाद ले जाऊंगा. तो यानी कि माल का फिजिकल पोजीशन अभी भी सेलर के पास में पड़ा हुआ है. सेलर ने उन गुड्स को मिस्टर एक्स को प्लेज कर दिया. तो क्या ये प्लेज वैलिड है? हाँ सर, ये प्लेज वैलिड है. ऐसा ही सिमिलर पॉइंट तुमको सेल बाय नॉन ओनर में बताया था या नहीं बताया था कि सर सेलर जो है उसने बायर को माल बेच दिया, माल अभी तक सेलर के पास में ही पड़ा हुआ है, सडनली नया बायर आता है और उन गुड्स को खरीद लेता है. तो क्या ये सेकंड सेल वैलिड है? हाँ सर, सेकंड सेल वैलिड है. फर्स्ट वाले को कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस वसूल सकता है. याद करो, ये पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल बाय नॉन ओनर में बताया था मैंने. वही चीज यहाँ पर चिपकाई है इन्होंने कि सर सेलर ने माल को बेच दिया लेकिन अभी तक गुड्स का फिजिकल पोजीशन इसके पास में ही पड़ा है, तो क्या वो ऐसे गुड्स को प्लेज कर सकता है? यस, मिस्टर एक्स के साथ में प्लेज कर सकता है, प्रोवाइडेड मिस्टर एक्स इज एक्टिंग इन गुड फेथ. नंबर 1. ठीक है, a seller in whose possession the goods have been left after the sale, or a buyer who with the consent of the seller obtains possession of the goods before sale. कई बार ऐसा भी होता है, सेलर ने बायर को माल का फिजिकल पोजेशन तो दे दिया लेकिन माल की ओनरशिप अभी तक नहीं दी. माल की ओनरशिप अभी तक नहीं दी, फिजिकल पोजेशन आ चुका है. तो क्या ये इसको प्लेज कर सकता है? याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि सर बायर जो है, जो अभी तक ओनर नहीं बना है, सर या तो उसके पास में गुड्स का पोजेशन आ चुका है या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का पोजेशन आ चुका है. डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स भले ही नहीं आए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी आ चुका है. दोनों में से कुछ भी दिखा के ये बायर उन गुड्स को मिस्टर एक्स के पास में सेल कर सकता है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल बताया था.
प्रोवाइडेड ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। वही चीज यहाँ पर चिपका लो कि सर ऐसा बायर जिसके पास में गुड्स आ चुके हैं, भाई हमको बिल ये प्लेज के लिए क्या जरूरी है कि गुड्स की डिलीवरी मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास में जाए, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जरूरी है या नहीं है? हाँ सर। तो हम अब प्लेज में केवल ये गुड्स वाला पॉइंट उठा रहे हैं कि सर ऐसा बायर जिसको ओनरशिप नहीं दी है अभी तक सेलर ने, लेकिन गुड्स का फिजिकल पोजेशन दे दिया है। तो यानी कि गुड्स का फिजिकल पोजेशन आ गया, उसने मिस्टर एक्स के पास में इन गुड्स को गिरवी रखा दिया, मिस्टर एक्स इज एक्टिंग इन गुड फेथ, उनको नहीं पता कि बायर ओनर अभी तक नहीं बना है। तो सर क्या ये प्लेज वैलिड होगा? सर ये प्लेज बिल्कुल वैलिड होगा। वही वाले पॉइंट में से एक पॉइंट उठाया हुआ है, तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट ध्यान होना चाहिए, और नहीं हुआ तो मैंने उस कमी को पूरा किया है, ठीक है। याद आ रहा है ये जो पैरेलल पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बताया था? कुछ कुछ जनों को आ रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा है। तो सर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ सेलर हु इज इन पोजेशन, ठीक है, इन हुज पोजेशन द गुड्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर सेल, यानी कि सर सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, लेकिन पोजेशन गुड्स का अभी तक सेलर के पास में पड़ा है, क्या वो इसे मिस्टर एक्स के पास में प्लेज कर सकता है? यस सर, प्लेज कर सकता है। या फिर एक ऐसा बायर जिसको गुड्स का पोजेशन तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक ओनरशिप सेलर ने ट्रांसफर नहीं की है, क्या ये मिस्टर एक्स के पास में इन गुड्स को प्लेज कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड ही इज एक्टिंग इन good faith, provided the pavni is acting in good faith and he has no knowledge of the defect in title of the seller or buyer, ठीक है पावनर। पॉइंट क्लियर है? अपने आप में क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, बस गुड फेथ वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने वो टॉपिक कर लिया है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना रहती है इस वाले पोर्शन में से, ठीक है। अब अपन करना चालू करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन अ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस करना चालू करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, मीनिंग। मीनिंग क्या है प्लेज का और मीनिंग क्या है बेलमेंट का? यस मंशा। Bailment, transfer of goods by one person to another for some specific purpose. Pledge, transfer of goods from one person to another as security for repayment of debt or performance of promise. देखो, bailment is transfer of goods by one person to another person for some specific purpose upon an understanding that when that purpose is finished the goods will be either returned back or disposed of as per the directions of the person, ठीक है। वहां पर यहाँ पर प्लेज में ये पर्पस क्या हो जाता है? उस पर्पस का मतलब हो जाता है सिक्योरिटी इज द पर्पस, आइदर फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। पढ़ा हुआ है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट, पार्टीज, इधर होता है बेलर और बेली, बेलर एंड बेली, बेलर पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, बेली पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड। और इधर होता है पावनर और पावनी या फिर प्लेजर और प्लेजी। पावनर person who delivers the goods as security, pavni person to whom the goods are delivered as security. Simple. Purpose, for any purpose, bailment can be done for any purpose, safe custody के लिए, repairs के लिए, goods को repairing करने के लिए, processing करने के लिए, ठीक है, कोई भी purpose के लिए हो सकता है। जबकि इधर purpose of delivering the goods is security, either for the payment of debt or performance of the promise. The only purpose is security. कंसिडरेशन, पढ़ वही मंशा। मंशा तू साइलेंट है। हाँ, sorry sir. Both with and without consideration, gracious and non-gracious bailment. Pledge is always made for a consideration. तो सर बेलमेंट जो है ना वो तो ग्रेशियस भी हो सकता है और नॉन ग्रेशियस भी हो सकता है। आप अपने फ्रेंड को अपनी कार चलाने के लिए फ्री में भी दे सकते हो और आप अपनी कार को किराए पे भी दे सकते हो, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस दोनों हो सकता है। जबकि प्लेज तो है वो हमेशा नॉन ग्रेशियस कैटेगरी वाला ही होगा, यानी कि फ्री फोकट में कुछ नहीं, ठीक है, ऑलवेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट, राइट टू सेल द गुड्स। क्या बेलर को माल बेचने का अधिकार है? बेलर बेली को और पावनर पावनी को क्या किसी को राइट टू सेल द गुड्स होता है? आइए उस एंगल से देखते हैं। Bailey has no right to sell the goods even if the charges of bailment
not paid. Exceptions can sell only when the goods perishable or expense is larger than 2/3 of value of goods. Bailey's rights are limited to suing the bailor for his dues or to exercise lien on the goods bailed. क्या हो गया मंशा, किसने जोक मार दिया रे बीच में? हमारी क्लास में आजकल जोक बहुत चलने लग गए हैं। श्लोक मुंदड़ा, कभी तू भी मार दिया कर यार, अकेले मैं ही मारूं अच्छा नहीं लगता है। तू और मैं ही मेल मेंबर्स हैं इस पूरी क्लास में, तो तू ही मेरा साथ निभाने वाला है, ठीक है? चलो, कभी कभार तू भी अपना मुंह खोल लिया कर। तो सर, बेली हैज नो राइट टू सेल द गुड्स इवन इफ द चार्जेस ऑफ बेलमेंट आर नॉट पेड। तो फिर कौन सा राइट होता है यार? तो फिर उसके पास में केवल उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास में रखने का गुड्स होता है, यानी कि राइट ऑफ लियन होता है, राइट ऑफ लियन होता है, ठीक है? तो यदि बेलर ने अपना गुड्स बेली को दिया, बोला ठीक है इस पे कुछ रिपेयर करके दो, रिपेयर कर दिया टीवी को, अब ये अपने चार्जेस पे ही नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये गुड्स टीवी को अपने पास में रख सकता है, इसे टीवी को बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये तो हो गया, बेली को केवल लियन का राइट मिलता है, हमने ये पढ़ा। अब क्या होगा, लेकिन सर एक्सेप्शन क्या है? वैसे तो राइट ऑफ लियन मेजॉरिटी है जो बेली को मिलता है, इसके अलावा राइट टू सेल दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलता है। पहला, जब गुड्स पेरिशेबल इन नेचर हो, पहला जब गुड्स पेरिशेबल इन नेचर हो, कि यदि उनको मालिक को ढूंढने के चक्कर में है ना सब्जी या फलों का टोकरा सड़ जाएगा, उससे पहले उसको निपटा दो यार, ठीक है? दूसरा, जब बेली ने उन गुड्स के मालिक को ढूंढने में या फिर उन गुड्स की केयर टेकिंग में जो भी है greater than 66% of the value of goods, greater than 2/3 of the value of goods का उसका खर्चा हो गया है, तो फिर अब उसे उस माल को बेचने का राइट मिल जाएगा। और यदि कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, मान लो इसका खर्चा 10,000 रुपए का हुआ था, उस गुड्स की वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी 13,000 रुपए, या उन गुड्स की वैल्यू थी 12,000 रुपए, खर्चा कितना हो गया? एक्सपेंस हो गया 10,000 रुपए, गुड्स की मार्केट वैल्यू या वैल्यू थी 12,000 रुपए, यानी कि 2/3 कितना होता है रे 12,000 का? 2/3 होता है 8,000 रुपीज, ठीक है? तो 2/3 से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। तो फिर अब उसको इन गुड्स को बेचने का अधिकार मिल जाएगा। मार्केट में गया, 12,000 रुपए में बेच दिया, एक्स्ट्रा 2,000 रुपए मिले, तो वो एक्स्ट्रा 2,000 बेली जो है वो बेलर को लौटाएगा, यानी कि इस तरीके से उसको लौटा देगा, ठीक है? तो जब दो सर्कमस्टांसेस में बेलर को गुड्स बेचने का अधिकार मिलता है, जब या तो गुड्स पेरिशेबल हो या उन गुड्स पे एक्सपेंस 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स से ज्यादा का हो गया हो, तो फिर बेच सकता है। अदरवाइज केवल राइट ऑफ लियन है, नंबर 1। दूसरा स्यू कर सकता है कि भैया पैसा दो, ठीक है? तो बेलीज राइट्स आर लिमिटेड टू स्यूइंग द बेलर फॉर हिज ड्यूज और टू एक्सरसाइज लियन ऑन द गुड्स पेड, ठीक है? अब मान लो एक क्वेश्चन, एक चीज जो पूरी कहीं पर भी कवर नहीं हुई है, मैं तुमको एक ऐसा एंगल बताने की कोशिश करता हूँ। ये बेलर है, बेलर ने अपना गुड्स बेली के पास में रखा है फॉर सम पर्पस, ठीक है? अब बेल उन गुड्स की मार्केट कीमत है मान लो 12,000 रुपए, ठीक है? अब हुआ ये कि है ना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर रहा है, मार्केट वैल्यू चलो एक सेकंड के लिए छोड़ दो, कोई इसने उस पर कोई स्किल एक्सरसाइज की है, तो ये गुड्स जो है उनको अपने पास में राइट ऑफ लियन जैसे एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ सर बिल्कुल कर सकता है। अब लियन के अलावा इसके पास में कोई राइट नहीं है, ठीक है सर? लियन ये क्या है, दूसरा राइट क्या है कि सर कोर्ट में जा सकता है कि इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया, ठीक है? एक तो राइट ऑफ लियन और कोर्ट जाने का, अपना पैसा वसूलने का राइट। सेल करने का राइट कब किन दो सर्कमस्टांसेस में मिलता है, ये अभी अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है सर? कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने बेली के फेवर में डिसीजन दिया है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने बेली के फेवर में डिसीजन दिया है कि हाँ इस बेलर तुम्हारे को इतना पैसा इसको देना है, तुम इसको दो, ठीक है? जब कोर्ट ने बेली के फेवर में डिसीजन दे दिया,
तो अभी भी इसका राइट ऑफ लिएन जिंदा रहता है क्या? अभी भी ये गुड्स को अपने पास में रख सकता है क्या? सर बिल्कुल रख सकता है, जब तक कि सही में बेलर से बेली को जितना कोर्ट ने बोला है उतना पेमेंट नहीं हो जाए, तब तक भी वो अपना राइट ऑफ लिएन एक्सरसाइज करके रख सकता है। क्या ये एक एडिशनल पॉइंट आपको समझ में आया? सर राइट ऑफ लिएन है, राइट ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट है, ठीक है। राइट टू सेल ओनली पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में मिलता है, जो अपन ने पढ़ ही लिया था।